हे गाइस, स्टार वॉर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ एक तरफ डॉन जाग चुकी है और उसने बैम के ऊपर अटैक कर दिया है क्योंकि इसका सील उनसे पहले उसे कोई मिस्टीरियस पर्सन यानी कि बॉस ने कई सारी चीजें बताई थी। जहाँ उसने एक फ्यूचर प्रेडिक्शन ये भी किया था कि कैसे आने वाले समय में जब डॉन जागेगी तो कोई एक लड़का टावर के अंदर बहुत मैसिव चेंजेस लेके आएगा, जिसकी वजह से टावर में वापस से युद्ध छिड़ जाएगा। और डॉन उस युद्ध को नहीं होने देना चाहती क्योंकि काफी सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे और इसीलिए वो बैम के पीछे पड़ी है यानी कि उसको निपटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ याशरा और यामा की फाइट अभी भी चल रही है और अब एक नया फैक्टर भी सामने आ गया है, यानी कि हिडन ग्रुप टीम का ये ऐसा कि डॉन का सबसे बेस्ट फ्रेंड था वो जागने वाला है, यानी कि चा, जो कि इसी टाउन के अंदर सील था दूसरे हिस्से में। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आगे देखते रहें। जहाँ एक तरफ डोवान जो कि पहली वॉर हीरो थी जिसके सील को तोड़ा गया था, उसको जगाने में टाउन के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। वही दूसरी तरफ अब फॉर्मर रैंक का टोरो और उसका ग्रैंडसन मिलके चा को जगाने वाले हैं। वही स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं थर्ड वॉच टावर को, जो कि वॉल के एक दूसरे हिस्से में है और वहाँ पे दो गार्ड्स को हम आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं, जो कि वॉल की करंट सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे। ऑब्वियसली अगर वॉर यहाँ पे छिड़ जाती है तो इस टाउन को बचाने के लिए रैंकर्स नहीं है और इनके जैसे नॉर्मल सोल्जर भला उस वॉर में कर भी क्या सकते हैं बिना मरने के। जहाँ दूसरी तरफ एक गार्ड का ये मानना था कि कैसे विश्वास नहीं होता कि लंबी चली आ रही शांति के बाद फाइनली वो अपने जीवन में इस वॉर को होते हुए देखेंगे, लेकिन उन्हें डर भी काफी ज्यादा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि इनमें से दूसरा गार्ड कुछ नोटिस करता है और जैसे ही वो चीज को समझ पाता हो क्या था, जो कि एक्चुअल में एक सिंशु बम होता है, वहाँ पे हम एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। जहाँ सरप्राइजिंगली ये गार्ड जिंदा तो बच जाता है, लेकिन वो पूछता है कि भला ये किसने किया। और हमें ये चीज जानने में ज्यादा देर भी नहीं लगती क्योंकि हम देखते हैं इसके पीछे टोरो जो कि फॉर्मर रैंकर था, उसकी ग्रैंडसन और उसके लोगों का हाथ है, जो कि चा को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब गार्ड जो कि इसे पहचानता था यानी कि कार्टरा को और उसके लोगों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और इनसे पूछता है कि भला यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। जहाँ पे कार्टरा को उसके बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ पे गार्ड ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ही कोई ठग हो। वही कार्टरा का खुद को अपने लोगों को लेकर ही पर्सपेक्टिव था कि वो ट्रू डिसेंडेंट है यानी कि वंशज है उन लोगों के जिन्होंने लड़ाई की थी इस पूरी जगह को बनाने के लिए और यह शांति स्थापना करने के लिए। और ये लोग अभी के प्रेजेंट चेयरमैन के जो व्यूज है इस टाउन को लेकर और वॉर को लेकर उससे बिल्कुल ही सहमत नहीं है। और इसलिए हम कार्टरा को काफी ज्यादा एक्साइटेड होके और गुस्से में चिल्लाते हुए देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि आज वो अपनी वॉर हीरो को वापस से जगा के रहेंगे। वही गार्ड और लो के बीच में बैटल चालू हो पाती हम देखते पीछे से उसके ग्रैंडफादर यानी कि टोरो को भी आते हुए, जिसका मास्क तो काफी कूल लग रहा था देखने में। और इसके साथ ही दूसरे वॉल के हिस्से में भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कैसे जो एंटी चेयरमैन फाइटर्स है यानी काइंड ऑफ क्रांतिकारी, वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो सील है यानी कि चा को सील किया गया था। और ये सारी इंफॉर्मेशन जिस जगह पर दी जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक और रैंकर था इस वॉल का, जिसका नाम था केला मैन। जैसे हमने देखा था डोवान की सील के सामने टॉनकी को खड़े होते हुए, ठीक वैसे यहाँ पर केला मैन था जिसका काम था गार्ड करना इस जगह को। और उसके सामने एक फॉर्मर रैंकर आ जाता है यानी कि टोरो, जिसको रैंकर ही पहचानता था ऑब्वियसली। जब हम इस रैंकर को टोरो को समझाते हुए देखते हैं, जो कहता है कि मैं सोच रहा था कि भला तुम इतने लंबे समय से इतना शांत कैसे हुए थे जबकि तुम ही वो पर्सन थे जो कि कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, यानी कि सभी चीज को बुलाकर आगे नहीं बढ़ पाए। और यही सेम एडवाइस वो वापस से अभी भी देता है, लेकिन ओब्वियसली टोरो को बात पसंद नहीं आती। जहाँ वो कहता है कि मूव ऑन तुम किसे करने के लिए कह रहे हो, रियलिटी में तो तुम लोग को रास्ते से हट जाना चाहिए, तुम्हें कोई भी चीज समझ नहीं आती आज के समय में क्या चल रहा है। किंग्स रात की आर्मी हमारी वॉल के सामने है, उनका स्क्वाड्रन कमांडर हमारे ऊपर अटैक कर चुका है और जो हमें बचा सकता है उसे तुम हमें जगाने से रोक रहे हो, यानी कि लॉर्ड चा को। ना केला मैन जब ये देखता है कि टोरो तो बिल्कुल उसकी बात नहीं मानने वाला, तो कार्टरा को यानी उसके ग्रैंडसन को समझाने की कोशिश करता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उसे अपने ग्रैंडफादर को समझाना चाहिए। लेकिन ये बंदा तो और भी आगे था, जहाँ कहता कि हम तो फाइट करना चाहते हैं, हम इस वॉल के अंदर फंसे नहीं रहना चाहते इतने लंबे समय से। वही दूसरी तरफ रैंकर का उसका भी वही पर्सपेक्टिव था जो कि टॉनकी का और बाकी लोगों का था, यानी कि अगर वॉर हीरो जागा तो
एक ऑल आउट वॉर चालू हो जाएगी किंग ज़ाद के आर्मी और वॉर के बीच में, और उसमें काफी सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे। और इसलिए हमें फाइनली अपने आप को पावर अप करते हुए देखते हैं, जिसका शिनशू देखने में किसी तरीके के स्पाइक फर जैसा लगता है, जो कि काफी ज्यादा तेज मूवमेंट के साथ इनकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टोरो को, जो कि अपने मुंह से कह रहा था कि क्या सदियों से किसी रैंकर से नहीं लड़ा, और जब ऐसा मौका आ गया है तो उसका खून भी उबाल मार रहा है इस फाइट के लिए। जहाँ टोरो का प्राइमरी वेपन एक तरीके का भाला या स्पेयर था, जिसके साथ ही हम इन दोनों को काफी क्लोज रेंज में एक दूसरे से अटैक करते हुए देखते हैं। जहाँ टोरो काफी कॉन्फिडेंट था कि जो रैंकर यानी कि केला मैन जो पावर यूज कर रहा है वो इनफ नहीं है उसके स्पेयर को रोकने के लिए, और उसके साथ एक सरप्राइज एक्सप्रेशन भी हम देख सकते हैं उसके फेस पर, क्योंकि यहाँ पे काफी अजीब सी चीज हो रही थी। जो टोरो का स्पेयर था वो बेंड कर रहा था, और यही चीज एक तरीके से इम्पॉसिबल बना देती इस बैटल के अंदर उस स्पेयर को डॉच करने के लिए। और इस तरह के बैटल को देखकर हम देखते ग्रैंडसन को, जो कि अपने ग्रैंडफादर को चीयर भी कर रहा था साथ में कि होली क्रैप तुम सही में ऑसम हो ओल्ड मैन। लेकिन सैडली वहीं दूसरी तरफ काटरा का एक साथी जिसका नाम डोरा था, उसके ऊपर हम अटैक होते हुए देखते हैं, जिसे काटरा बचाने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पे टोरो अपने ग्रैंडसन को समझाता है कि जो वोंडेड हो चुके हैं उनके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी लॉर्ड चाक को जगाना है। और उसके 10 बाद हम उन्हें उस चैम्बर में ही पहुंचते हुए देखते हैं, जो कि फाइनल चैम्बर था जहां पर चाकू ट्रैप किया गया था। और हमें ये भी रिवील किया जाता है कि कैसे टोरो ही वो एक पर्सन है पूरे टावर में जो इस सील को ब्रेक कर सकता है, जहां पे वो की के बारे में भी रिवील करता है कि कैसे जो की थी वो एक खास तरह का जेम था जो कि लॉर्ड चार ने उसे दिया था। और यहाँ टोरो अपना काफी तगड़ा डिटर्मिनेशन दिखा रहा था ये कहते हुए कि चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए वो फिर भी लॉर्ड चार को सर्व करेगा और उसे जगाने के लिए अपनी सारी कोशिश करके दिखाएगा। और इतना कहने के साथ ही हम फाइनली उस सील को ब्रोक होते हुए देखते हैं, जहाँ पे काटरा ये चीज देखकर काफी ज्यादा मेस्मराइज हो गया था। लेकिन सैडली तभी उसके पीछे कोई अटैक कर देता है। काटरा को मरने से पहले डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मरने वाला है, बल्कि वो चाहता था कि कम से कम वो हीरो का एक बार फेस तो देख पाए जिसको जगाने के लिए उसने इतनी मेहनत की है। वही दूसरी तरफ उस मिस्टीरियस बीइंग को यानी कि चा को भी देखते हैं, जो देखने में भी तो काफी कूल लग रहा था, जिसके फेस को वापस से नहीं दिखाया गया। और टोरो यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ ही में लॉर्ड चाओ कहता है कि मैंने अपना बेस्ट किया इतनी सदियों में। वही दूसरी तरफ हमें अब बैटलफील्ड दिखाई जाती है जो कि वॉल के बाहर थी, जहाँ पे यामा, जॉर्डन और बाकी लोग फाइट कर रही थी स्क्वाड कमांडर यास्ट्रा से। जहाँ जॉर्डन को काफी डिफिकल्टी होती अपने साथियों से यानी कि कैनिन पीपल से लड़ने में, जो कि भी माइंड कंट्रोल में थे लॉर्ड यास्ट्रा के। वहीं पे जॉर्डन अपने भाई डूम से पूछता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या चल रहा है। डूम काफी हेस्टेट कर रहा था सही बात को बताने में। वहीं इन सब के साथ ही हमने देखा था कि कैसे जो एल्डर है वो कुछ अलग ही चीज जानता है और वो काफी परेशान था, क्योंकि हमें रिवील किया जाता है कि कैसे ठीक उसी दिन की तरह यानी कि जब वो किंग ज़ाद के सामने आया था, जब उसके साथी मारे गए थे और किसी ने उसको धोखा भी दिया था, आज भी वो डेस्टिनी में आगे नहीं देख पा रहा और सब कुछ ब्लैक हो गया है और ऐसा लगता है जैसे उसे इनॉर्मस चेंज ऑफ फेट से मान दिया गया है और फ्यूचर पूरी तरह से अंधकार से भर चुका है। वह इसके साथ ही नीचे की सिम देखते हैं इंटर्न को कैनजोन की बेटी यानी कैनोंग से भी फाइट करते हुए, जहाँ इंटर्नो को समझ में नहीं आता कि एकदम से ऐसा क्या बदल गया कि उसकी फ्रेंड या काइंड उसकी एम्प्लॉय जिसने उसे जॉब दी थी, उसकी ड्रीम जॉब, वो उसके ऊपर ही अटैक कर रही है। वही दूसरी तरफ बारोग्राफ को भी देखते हैं यानी कि मैड डॉग को, लेकिन वो पूरी तरह से एकदम ठीक था यानी कि वो माइंड कंट्रोल में नहीं था और ये उसके लिए भी काफी सरप्राइजिंग था कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि सिर्फ वही एक ऐसा पर्सन क्यों है जो कि माइंड कंट्रोल में नहीं है। वही दूसरा लॉर्ड यास्ट्रा जो कि यामा को वो ऑफर दे रहा था, अगर आपको याद हो कि कैसे या तो सारे कैन पीपल खुद को ही मार लेंगे यास्ट्रा के कहने की वजह से, चाहे यामा अपनी खुद की जान देकर इन सभी को बचा लेगा। इसी बीच हम देखते हैं यास्ट्रा का एक बहुत ही खास आदमी जो उसके साथ था, जिसने यामन से बैटल भी की थी, यास्ट्रा का ध्यान एक दूसरे हिस्से पर करवाता है, जहाँ पे उसे बताता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किसी ने किया है अभी। और उस अटैक की इंटेंसिटी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यामा और यास्ट्रा दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं उस अटैक के ब्लास्ट होने के बाद, जहाँ यास्ट्रा को अपनी पावरफुल फैंग्स का यूज करके उसे ब्लॉक करना पड़ता है, जहाँ जॉर्डन को तो समझ में नहीं आता कि अटैक कहाँ से आया और आखिर ये करने वाला है कौन। वही हम देखते पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो वॉर हीरो है जो थोड़ी देर पहले जागा था, जो कि काइंड ऑफ वार्म अप कर रहा था इतने लंबे समय का जागने के बाद। जहाँ हम देखते हैं चा को फाइनली जो कितनी सदियों बाद जागा है और अपनी फीस्ट को यानी कि अपनी पावर को देखकर
सोच रहा है कि कैसे इतने लंबे समय के बाद भी उसकी बॉडी एकदम शेप में है। जहाँ याशा सरप्राइज तो जरूर था, लेकिन उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये बास्टर्ड यानी कि जो पर्सन इसने अटैक किया वो हो ना हो वही वॉर हीरो है जो कि वॉल के अंदर सील था और अब जाग चुका है। और ये चीज सिचुएशन को सही में काफी यार डेंजरस बना देती है। वो ये वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम स्क्वाड्रन नंबर 5 की इनसाइड फ्रंट कमांड शिप के अंदर देखते हैं कुछ रैंकर्स को बैठे हुए जो कि 3rd डिवीजन से बिलोंग करते थे और डिस्कस करते थे कैसे वापस से 2nd डिवीजन को ही क्यों मौका मिला इस फाइट को लीड करने का। जहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन था 3rd डिवीजन का जो कि एक हाई रैंकर था और लोबोबिया फैमिली से बिलोंग करता था। और इनका पर्सपेक्टिव ये था सिंपली कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2nd डिवीजन से, तो इनको फाइट में लीड करना चाहिए। वो इनके साथ डिस्कशन में हम 4th डिवीजन के कैप्टन को भी देखते हैं यानी कि केनरिक डायल को, जो कि वापस एक हाई रैंकर था। जहाँ पे उसका मानना ये था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है सिचुएशन में, क्योंकि लॉर्ड याशा को अपनी 2nd डिवीजन काफी ज्यादा पसंद है और ऑब्वियसली अपने स्क्वाड कमांडर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को कोई भी कैप्टन नहीं मानने से और फुलफिल करने से बच सकता है। जब हमें 1st डिवीजन के कैप्टन को भी दिखाया जाता है जो कि वापस लोबोबिया फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसको ये दोनों ही बातें बिल्कुल बकवास लगती है क्योंकि उसे तो बस फाइट से मतलब था। और इसके साथ ही हम एक और स्पेशल बंदे को देखते हैं जो कि कैप्टन था या काइंड ऑफ हेड था एक डिटैच्ड यूनिट का, जिसका नाम था नाना टोना, जो कि स्कैट का यानी कि डिवीजन 3 के कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भला याशा कितनी चाटुकारिता करके तुम्हें ऐसा क्या मिलेगा कैट, तुमने तो उन्हें आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मैं इतना डर चुकी थी कि मैं उनके बिना काम करने की सोच भी नहीं सकती थी उनके ऑर्डर देने के बाद। तुम नहीं जानते कि लॉर्ड याशा किस लेवल के मॉन्स्टर हैं। जहाँ ये बातें बताते हुए भी हम नाना टोना को कांपते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम इस कैट को और नाना टोरा जो कि एक रैट स्पीशीज से आती थी इन दोनों को वापस से चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये थे काइंड ऑफ कैप्टन के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक को रोकने के लिए और मामले सुलझाने के लिए हम बीच में आते हुए देखते हैं वाइस स्क्वाड्रन कमांडर को, जो कि सही में काफी पावरफुल लग रहा था और इसका नाम होता है मैकेज, जो कि काइंड ऑफ इन्हें ब्रीफिंग करता है कि कैसे एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो कि बैटलफील्ड में एकदम से आ गया था, लॉर्ड याशा खुद वहां पर गए थे बैटल में देखने के लिए। और ये सब करने का सिर्फ एक ही मतलब है, जहाँ भी वाइस कमांडर इनको समझाता है कि लॉर्ड याशा खुद से कभी भी एक्शन नहीं लेना चाहते, यानी काइंड ऑफ लेजी है, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तब तक फाइट स्टार्ट नहीं करना चाहते जब तक कि वॉर हीरो नहीं जाग जाते। और हमें इनकी बातचीत से पता लगता है या काइंड ऑफ ऐसा अंदाजा लगता है कि लॉर्ड याशा इतना ज्यादा लेजी है कि वो खुद से पानी भी नहीं पीना चाहता। और इसलिए मैकेज इन लोगों को कहता है कि इन सभी को इस ऑर्डर को और इस बैटल को जो कि जल्दी शुरू होने वाली है काफी सीरियस लेना चाहिए। और इसके ठीक बाद ही हम वहाँ पे एक सिग्नल आते हुए देखते हैं जो कि एक व्हाइट लाइट थी, जिसको देखते ही वाइस स्क्वाड्रन कमांडर सभी कैप्टन को कहता है कि जितने भी टेलीपोर्टेशन डिवाइस है यानी कि वार्प गेट है उनको रेडी करो। और अगले पल हम देखते हैं सभी को टेलीपोर्ट होके सीधे लॉर्ड याशा के पास आते हुए, जहाँ पे लॉर्ड याशा भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था अपने कैप्टन को और वाइस स्क्वाड्रन कमांडर को यहाँ पर आते हुए देखकर, जहाँ पे कैट यानी डिवीजन 3 कैप्टन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि कैसे वाइस कमांडर ने इनको यहाँ आने के लिए कहा था, क्योंकि जो वॉर हीरो जाग चुका है तो अब बैटल चालू होने वाली है। जहाँ जॉर्डन, डूम और बाकी लोग के लिए परेशानियां और भी बढ़ गए थे क्योंकि और भी हाई रैंकर्स इनके सामने जो आ गए थे और अभी आगे कुछ हो भी पाता। हम देखते यहाँ पे हर कैप्टन को अपने लिए एक अपोनेंट चूज करते हुए, जहाँ पे कैट तो हांसुगियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे छोटे चूहे जैसा लगता है, इसको अपना ओपोनेंट मैं बनाने वाला हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के हांसुगियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता और कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें ट्राई करते हुए जैकैस। जहाँ डिवीजन 1 की कैप्टन जॉर्डन के ऊपर अटैक करती है और उसका अटैक काफी अजीब तरीके था, जहाँ अपने मुंह से एक काइंड ऑफ फॉग को क्रिएट कर लेती है जॉर्डन के अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चाको, जो कि अपने आप से कह रहा था कि कैसे हमेशा से उसने उम्मीद की थी कि जब उसकी सील टूटेगी तो ऐसे वर्ल्ड को दिखेगा जो कि पूरी तरह से पीसफुल हो और उस दुनिया में उसे चार जैसे लोगों की जरूरत नहीं होगी, यानी कि वॉरियर्स की। लेकिन जो सिचुएशन वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है, वहाँ पे अपने हाथों को देखकर सोचता है कि शायद अभी भी इस दुनिया को उसके जैसे लोगों की जरूरत है। और यहाँ पर ये भी बॉस को रेफर करते हुए कहता है कि ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि उस आदमी ने कहा था डोवान के सील होने से पहले। और यहाँ कुछ पास्ट के इवेंट के थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे चार जो कि जहाद फोर्सेस से अकेले ही भिड़ने चला गया था, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ये सुनने के बाद जो कि बॉस ने उसे बताया था कि अगर वो खुद को सील करे टावर पे तो डोवान से वापस मिल सकता है।
और यही वो रीजन था जिसकी वजह से लॉर्ड चार ने फाइट को कंटिन्यू करने की जगह कुछ टाइम बाद ही खुद को सील करा लिया था, जहाँ पे डोवान भी सील हुई थी। और साथ ही बॉस ने यहाँ पे ये भी रिवील किया था, यानी कि अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में, कि कैसे चा फ्यूचर में एक बहुत ही वंडरफुल लड़के से मिलने वाला है जो काफी स्पेशल होगा। और चा को जो एक्सप्लेनेशन और चीजें बताई थी बॉस ने, उसके अकॉर्डिंग वो जो स्पेशल लड़का होगा वो चा की सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। और वो साथ ही में एक ऐसी नोबल ब्लड लाइन से आता है जिसके पास एक अमेजिंग डेस्टिनी है। और उसी मोमेंट पे चा ने डिसाइड कर लिया था कि जब उसकी सील वापस से तोड़ी जाएगी और वो जागेगा लंबे समय के बाद, तो उस लड़के को ढूंढेगा और उसी के साथ रहेगा आने वाले टाइम के लिए जब टावर के अंदर बड़े बड़े चेंजेस होंगे। लेकिन उससे पहले उसे अपने सामने जो एनिमीज है उनसे निपटना होगा। और हम देखते भी है उसके अटैक को उसे प्रिपेयर करते हुए, जहाँ पे वो सभी को धमकाते हुए कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ साथ के पिल्लो। और उसके साथ ही हमें भी श्योरिटी मिल गई है कि जो चा है और डोवा ने, उन दोनों ने कसम खाई थी बॉस से मिलने के बाद कि उस लड़के की मदद करेंगे आने वाले समय में। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते वापस से डोवान को, जिसके सामने एक वॉरशिप थी। और अगर आपको याद ना हो तो इसके अंदर स्नेक मैन था जो कि अपने कैप्टन के कोई ऑर्डर्स लेकर आया था। ये काइंड ऑफ मैसेज जो कि डोवान के लिए था स्पेसिफिकली, जहाँ मैसेज में उसे कहा गया था कि डोवान को थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए, ये देखने से पहले कि वो किसकी साइड जाना चाहती है। और वो किसी की भी साइड यानी कि ज़हाद या उसके एंटी फोर्सेस यानी कि पक के साथ मिलने के लिए बिल्कुल फ्री है। और मैसेज के एंड में ये भी कहा गया था कि यहाँ पे जो उसका बॉस है यानी कि स्नेक मैन जिसका मैसेज यहाँ दे रहा है, वो काफी क्यूरियस है देखने के लिए कि लड़का कितना आगे तक जाएगा। और डोवान को बस उस टाइम तक रुकना है जब आने वाले समय में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। उसके आउटकम के बाद डोवान काफी इजीली चूज कर सकती है कि वो किसका साथ देगी। और उसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन रिवील की जाती है डोवान के लिए कि जो लड़का है जिसके बारे में बॉस ने उसे बताया था वो आउटसाइड द टावर से आया है। और इतना कहने के साथ ही हम स्नेक मैन को वापस देखते हैं जो एक काइंड ऑफ फ्रीक आउट कर जाता है, जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ज्यूल ग्रेस के बाद उसके कैप्टन ने यानी उसके बॉस ने ये चीज कही, यानी कि वो आउटसाइड से आया है और काइंड ऑफ एक इरेगुलर है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो एब्सोल्यूट बीस्ट होगा। अगर आपको याद ना हो तो इस टावर के अंदर जितने रेगुलर है उस सभी के सभी काफी पावरफुल है। और सबसे ज्यादा फेमस तो एक माजिनो है। और उसके सामने हॉकनी जो कि सारा मैसेज से बोलते हुए देख रहा था, वो काफी सरप्राइज जाता है कि तुमने तो ये बात अभी कही है तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि जो बैम है वो इरेगुलर है। वही हम देखते स्नेक मैन को जो कि अपने मन में सोच रहा था कि कैसे से कैप्टन को पूरे टाइम पता था यानी कि ज्यूल ग्रेस के बारे में क्यों कैसे इरेगुलर है, और उसके बावजूद उसे फाइट करने के लिए भेज दिया गया। और यहाँ पे एक और बहुत अजीब सी चीज देखते हैं, स्नेक मैन को अपने आप पे ही भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे क्या ये वही कैप्टन है जिसके कनेक्ट में वो इतने लंबे समय से था, जिसने मैसेज अभी दिया। ऑब्वियसली इसका कैप्टन काफी अमेजिंग पर्सन है, यहाँ तक कि वो कैप्टन जहाद को भी पर्सनली जानता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जिस कैप्टन के कनेक्शन में इतने लंबे समय से था वो कैप्टन ये नहीं है जिसने मैसेज दिया है। लेकिन चीजें अब काफी कंफ्यूजिंग हो गई है स्नेक मैन के लिए भी, जहाँ उसके बॉस के बारे में उसे सही में नहीं पता। और वही सामने करे हॉकनी और यॉन को देखकर सोच रहा था कि ये लोग मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं करते। वही बाकी लोग सोच रहे थे कि भला ऐसे अजीब से खड़े होके क्या सोच रहा है। वही दूसरी तरफ डोवान जिसके लिए मैसेज था वो सोच में पड़ जाती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये लड़का सही में टावर के बाहर से है तो कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन अपने आप समझाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब किस बारे में बात कर रही है हम नहीं जानते अभी तक। लेकिन डोवान को वापस से और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई थी कि हो सकता है वही लड़का हो जिसका वेट करने के लिए बॉस ने उसे कहा था। और ये लड़का टावर के अंदर चेंजेस तो लाएगा ही, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा युद्ध भी चालू होगा। लेकिन अब इस केस पे अब डोवान को क्या करना चाहिए। वही इसी बीच हम देखते हैं वाइट को चिल्लाते हुए जो बाकी लोगों को वार्न कर रहा था कि कालावान आ रहा है, जो कि इनके ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार डोवान उसके अटैक को रोक लेती है, जहाँ कालावान भी काफी सरप्राइज जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वो यहाँ पे कंफर्मेशन मांगता है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया इनकी हेल्प करने के लिए। जहाँ डॉन कहती है नहीं, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए इनको बस ऑब्जर्व करना चाहती हूँ और अभी के लिए तुम इन्हें यहाँ से जाने दो। जहाँ नीचे से बैम इन दोनों को देख रहा था यानी कालावान और वॉर हीरो को, लेकिन कून यहाँ बैम को समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वही डोवान अब यहाँ पे कालावान से नेगोशिएशंस करती है, जहाँ बताती कैसे उसकी लिटिल सिस्टर यानी कि कहानी की मेमोरी से उसे पता है कि कालावान यहाँ पे या तो डोवान को अपनी टीम में शामिल करने आया है या तो उसे मारने। और इसीलिए उसे कन्विंस करने के लिए डॉन कहती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी और उसके बदले एक फेवर के रूप में तुम इस लड़के को यहाँ से जाने देना होगा और ना इस लड़के को और टाउन के लोगों को तुम हर्ट करोगे।
जो एल्डर की गाइड यानी कि सोहो इस बात को सुन के बिल्कुल खुश नहीं होती। जहाँ डोआन से पूछते तुम सही में क्या ज़ात की फोर्सेस की हेल्प करने की बात कर रही हो। जहाँ इस बात को सुनकर डॉन से जवाब देती है कि अभी के लिए यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिजिबल है और मैं भी डिसाइड नहीं कर सकती इस लड़के के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि बैम के बारे में। और डॉन एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देती है कि जो कालावान है वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है कि उन सभी से अकेला भी लड़ सकता है बहुत लंबे समय के लिए। और क्योंकि सिचुएशन वो ऐसी अनफोल्ड हो रही है तो अभी के लिए वो एक बार ज़ात की फोर्स के साथ भी रहकर देखना चाहती है। वही अब डॉन फाइनली कालावान से पूछती है कि आखिर वो क्या करेगा, उसका ऑफर स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो यार डॉन फुल ऑन बैटल मोड में आ जाएगी कालावान का सामना करने के लिए ताकि बैम यहाँ से बच के जा सके। जहाँ कालावान भी अब सोचने पड़ जाता है, जो कि बैम की तरफ घूरते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि पर्सनल लेवल पे ऑफ कोर्स मेरी टॉप प्रायोरिटी है इस लड़के को ठिकाने लगाना, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो सिर्फ एक मात्र नॉर्मल सा सोल्जर है जिसको अपने ऑर्डर्स को भी पूरा करना है और इसीलिए वो यहाँ पे डॉन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जो ऑब्वियसली गाइड तो इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन डॉन से समझाते कहती है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्या पता मैं या फिर ये पर्सन यानी कि कालावान अपना माइंड चेंज कर ले। वही कून और बाकी लोग भी अब जाने के लिए फाइनली रेडी हो जाते हैं। जब बैम को काफी कून के द्वारा समझाने के बाद वो रेडी होता है पर हम वॉरशिप को उनकी क्लोज आते हुए देखते हैं जिसके अंदर से हॉकनी की आवाज आ रही थी। जो ऑब्वियसली बैम ये चीज पूछता है कि वरना इन्हें कैसे पता था कि नहीं कहाँ पे रेस्क्यू करने आना है। जहाँ पे हॉकनी बताता है कि इसके बारे में स्नेक मैन को पता था और उसे भी यहाँ की कोऑर्डिनेशन कैसे बताते इसका आइडिया उसे भी नहीं है, लेकिन अभी के लिए उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ देखते हैं डेलेट को यानी कि उस रैंकर को जो इनका साथ देने के लिए रेडी हुआ था बैम से हारने के बाद। वो कहता है कि मैं यही रुकूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अगर चेयरमैन को बिट्रे करने से मुझे सजा दी जाएगी तो मैं वो लेने के लिए भी रेडी हूँ। और साथ ही वो चेयरमैन की जितने भी ट्रूप्स हैं अगर वो बैम के पीछे उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में डेलेट उनको रोकने की कोशिश करेगा। जब बैम पहले तो रेडी नहीं था डेलेट को ऐसे पीछे सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन डेलेट उसे समझाता है कि कैसे उसने तो अपनी लाइफ बहुत समय पहले इस वॉल को दे दी थी तो उसका जीना और मरना अब कुछ मैटर नहीं करता, बल्कि बैम को यहाँ से चले जाना चाहिए। वही बैम जाने से पहले काफी कॉन्फिडेंटली कालावान की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकी देते हुए ऐसा कहता है ये काइंड ऑफ अ वार्निंग कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें वापस से देखने वाला हूँ और जब मैं तुमसे मिलूंगा तो उस बार मैं तुम्हें हराकर अपने मास्टर को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पे कालावान इस बात को तो सुन ही रहा था और उन्हें सोच रहा था कि जैसे मैंने समझा था ये लड़का वैसे ही उतना ही ज्यादा डेंजरस है और कहीं न कहीं कालावान की गट फीलिंग ये कह रही थी कि वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाला है कितने अच्छे मौके पर उसने बैम को ठिकाने नहीं लगाया, ठीक वैसे जैसे उसे हेल ट्रेन में फील हुआ था। वो इसके साथ ही वाइट और गाइड भी यहाँ से निकल जाते हैं। जब डॉन को जाते हुए देख कर कालावान को कहती है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, तुम श्योर हो कि तुम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करने वाले, देखने से ऐसा लगता है जैसे तुम उस लड़के को टारगेट कर रहे थे। जहाँ कालावान कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, वो लड़का मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे लिए मेरी ड्यूटी सबसे फर्स्ट है। जब डॉन इस आंसर से काफी सेटिस्फाइड थी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फॉर्मली एक स्माइल से उससे मिलती है और अपने आप को वापस से रीइंट्रोड्यूस कराती है जैसा कि कंपेनियन या कॉलीग करते हैं। जब कालावान का एक्सप्रेशन उतना ज्यादा एक्साइटमेंट बड़ा तो नहीं था, जहाँ वो सीधे सीधे कह देता है कि अगर तुम बाद में मुझे धोखा देने की सोच रही हो तो तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए। जब डॉन में एक स्माइल के साथ कहती है कि वेल लेट्स जस्ट सी कि आखिर कैसे होती है आगे की चीजें। जब डॉन अब फ्यूचर के बारे में बात करती है, यानी कि अब कालावान का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आखिरकार वो सिर्फ एक सोल्जर है तो क्या करेगा, क्या अपने बेस पर वापस जाने वाला है। जिस पे कालावान का कहना था बिल्कुल सही, मुझे जाकर वहाँ पे रिपोर्ट देनी होगी अपने मिशन के बारे में और तुम मेरे साथ चलने वाली हो। डॉन ऑब्वियसली इससे एग्री करती है क्योंकि उसने प्रॉमिस जो किया था, लेकिन यहाँ पे डॉन कहती है कि उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे कालावान को तो नहीं पता था, लेकिन डॉन कहती काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसके साथ हम डॉन को सीधे चेयरमैन के सामने अपेयर होते हुए देखते हैं जो कहीं से भागते हुए आ रहा था, जो कि डॉन को देखती पहले तो डर जाता है और उसे फिर झूठे बहाने बोलने लगता है कि कैसे वो लोग की मदद करने वाला था उसे जगाने के लिए और ये सिस्टर का उसने ध्यान रखा, लेकिन फक बीच में आ गया और उसने सारे प्लान खराब कर दिए। जब डॉन को पता था ऑब्वियसली कि झूठ बोल रहा है तो ये चीज भी उसे कह देती है। जहाँ पे चेयरमैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सच कह रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ डॉन से अब कहती है
कि तुम डिसेंडेंट हो उस किंग के जिसको मैं सर्व किया करती थी। और डॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कहती है कि मैं सबके बारे में जानती हूँ, यानी कि तुम्हारे फादर, उसके फादर और उसके फादर और उससे पहले भी जो उसके फादर थे उन सभी के बारे में, और ये भी कि यहाँ पर क्या हुआ इस पूरे टाउन में और इन्होंने इसके सिस्टर के साथ क्या किया, यानी कि जो बदसलूकी की थी और उसे सील करने की कोशिश की गई थी। और डॉन जैसी चीज बताती है कि इसके सिस्टर की सारी मेमोरी उससे ट्रांसफर हो गई है। यहाँ पे तो चेयरमैन की बत्ती गुल हो जाती है। जहाँ पे डॉन समझ जाती है, चेयरमैन को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, तो डॉन ने समझाती है कि उसकी सिस्टर काने ने अपनी सारी मेमोरीज खो दी इस चीज के एक्सचेंज में, कि उसकी सारी मेमोरीज यहाँ पे उसके सिस्टर यानी कि डॉन को मिल जाएगी। ऐसे ही वो स्पेल काम करता था। जब डॉन आगे बताती है कि कैसे उसकी लिटिल सिस्टर यानी कि काने इस जगह को सही में बचा के रखना चाहती थी और प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जैसा कि एक समय उसने खुद ने किया था अपने आप को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे शांति की स्थापना करने में। लेकिन अब डॉन जानती थी कि चेयरमैन की वैसे कोई इंटेंशन नहीं है और इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देती कह के कि तुम किसी तरीके की फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करते। और उसके साथ ही डॉन की स्पेल को यानी उसके फ्लाश इंजन को हम देखते हैं जो कि एक तरीके से जकड़ लेता है अपने पास पूरी के पूरी चेयरमैन की बॉडी को, जहाँ चेयरमैन डर से चिल्ला के रोने लगता है और भीख मांगता अपने जान की, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उन किंग का वंशज हूँ जिसकी रक्षा तुम्हें करनी थी। जहाँ डॉन भी एग्री करती है इस बात से और कहती है कि मैंने तुम्हें पहली कब ऐसा चांस दे दी है, और इतना ही नहीं मैंने अपना सेक्रीफाइस करके तुम्हें काफी लंबे समय का पीस टाइम भी दिया था, लेकिन तुमने सारी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी और अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का फल भुगतो। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली डॉन को उसका खेल खत्म करते हुए यानी कि चेयरमैन को मारते हुए। डॉन ने करने के बाद एक तरीके से रिलीफ फील करती है, जहाँ पे अपने फादर से बात करते हुए सोचती है कि कैसे आज उसने वो चीज को खत्म कर दिया जिस चीज को डिफेंड करने के लिए उसके एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों ने अपनी जीवन दे दिए थे, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। उस यहाँ पे डॉन सोच रही थी कि काश ऐसा वो पहले ही कर देती तो चीजें कितनी ज्यादा बदल जाती और वो अपने आसपास के लोगों के कितने ज्यादा दुख को बचा सकती थी। वही हम देखते हैं सामने डेलेट को आते हुए, जहाँ डॉन उसको देखते ही पहचान जाती है। वही डेलेट जो कि रैंकर था अपना नाम इस डॉन के मुंह से सुनकर कंफ्यूज जाता है, जहाँ कहता है तुम तो वॉर हीरो हो तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जब डॉन ऑब्वियसली इसे भी एक्सप्लेन करती है कि उसके कहानी की मेमोरीज है और डेलेट कैसे एक अच्छा बंदा है जिसने हमेशा उसके सिस्टर का ध्यान रखा। जहाँ पे हम डेलेट का एक्सप्रेशन भी देखते हैं जो कहता है आज मेरी बात को ज्यादा ही सुन रहा हूँ। वही डॉन जाने से पहले डेलेट को एक चीज कहती है, यह काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, जहाँ वो बताते हैं कि सिस्टर अपनी सारी मेमोरीज खो चुकी है और वो चाहते हैं कि डेलेट उसके बारे में उसे कुछ ना बताए, यानी कि डॉन के बारे में, और उसका ध्यान रखे। और अगर डेलेट ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया तो डॉन से ढूंढते हुए आएगी और उसका वही हाल होगा जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। और वो चाहती थी कि डेलेट पूरी तरह से कहानी की मेमोरीज से डॉन को मिटा दे हमेशा के लिए। जहाँ वो जाने से पहले गुड बाय कहती है और इसके साथ ही उसे यहाँ से जाते हुए देखते हैं, क्योंकि डॉन चाहती थी कि उसकी सिस्टर उस सारे पेन से और सारी मेमोरीज से हमेशा के लिए दूर हो जाए। और डॉन अपने किंगडम को भी गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है, जहाँ वैसे ही फूलों की पंखुड़ियों को यहाँ से उड़ते हुए देखते हैं जैसा कि उसके जागने पर भी हुआ था। वही दूसरी तरफ वॉरशिप के अंदर ही चीजें भी दिखाई जाती है, यानी कि बैम को और हॉकनी के फ्रेंड्स को मिलते हुए। और सबसे पहला क्वेश्चन ही बैम जो पूछता है वो ये था कि भला इन लोगों को कैसे पता चला यहाँ आने के लिए, जहाँ पे हॉकनी ऑब्वियसली बताता है कि ये चीज स्नेक मैन को पता थी। और बैम का दूसरा क्वेश्चन ये था कि भला कैप्टन कौन है, क्योंकि स्नेक मैन का कहना था कि तुम्हें क्या लगा था तो हमसे बच के निकल जाओगे, कैप्टन को हमेशा पता था कि तुम कहाँ जाने वाले हो। जब बैम इस बात सुन के और ज्यादा बेचैन हो जाता है जानने के लिए कि भला कैप्टन पर्सन है कौन। वही दूसरी तरफ स्नेकमैन कहता है कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे कैप्टन ने तुम्हें एक और खास चीज देखने के लिए कहा है, और ये और कुछ नहीं बल्कि एक लोकेशन थी जहाँ पर प्रेजेंटली जिनसुंग को कैद किया गया था। और यहाँ पे बैम इस बात सुन के काफी सरप्राइज होता है। वही दूसरी तरफ स्नेकमैन रिवील कर देता है उस लोकेशन को जिस जगह का नाम था द नेस्ट। वही अब सीन शिफ्ट हो जाता है कालावान पे, जो कि अपनी ब्रीफिंग अपने सुपीरियर्स को दे रहा था, जहाँ उसे काफी शाबाशी मिलती है ऑब्वियसली ऐसे मिशन को कंप्लीट करने की वजह से। लेकिन उसे रेस्ट नहीं दिया जाता बल्कि सीधे दूसरा मिशन असाइन कर दिया जाता है, जहाँ उसके सुपीरियर से बताते हैं कि कैसे उसे ऑब्वियसली पता ही होगा कि जो स्क्वाड्रन है वो असेंबल हो रही है एक दूसरी लोकेशन पे, और वहीं पे वो चाहते हैं कि कालावान भी ज्वाइन करे उस स्क्वाड्रन को। जहाँ पे अब यहाँ पर कालावान पूछता है उस लोकेशन के बारे में कि आखिर मीटिंग कहाँ होने वाली है, जहाँ उसे ही पता लग जाता है कि वो जगह और कोई नहीं बल्कि नेस्ट है, और ये वन ऑफ द बेसिस है जो कि लोपोविया फैमिली के हेड को बिलोंग करती है।
वहीं काफी लंबे समय के बाद हमें दिखाया जाता है 55th फ्लोर ऑफ द टावर, जो कि एक बेस था लोबोविया फैमिली का और काफी सुंदर लगता है देखने में, जो कि एंट्रेंस था नेक्स्ट जगह का। और इसके सामने हम देखते हैं मैस्ट्री जहाज की फ्लोटिंग शिप को। जहाँ शिप के अंदर आपको याद ना हो तो हेल्ट्रेनाक के अंदर जहाँ पे जिन्सों को कैप्चर कर लिया गया था मैस्ट्री जहाज और कालावान की बैटल के बाद, वहाँ पे मैस्टनी ने पूरे टाइम जिन्सों को एक मशीन के थ्रू जिंदा रखा था। और वहीं से हम सीन को कंटिन्यू होते हुए देखते हैं जहाँ मैस्टनी के अपने खुद की कुछ अल्टोरियर मोटिव्स है। जहाँ वो जिन्सों को कहती है कि तुम सही में काफी बोर हो गए होगे, लेकिन हम ऑलमोस्ट जहाँ पर पहुंच गए हैं। जहाँ जिन्सों जो कि काफी सही हाल में तो नहीं लग रहा था, वो यहाँ पे मैस्टनी से पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती, इतने सालों से तुमने मुझे कैद कर रखा है और बस एक ट्रिप के बाद दूसरी ट्रिप लिए जा रही हो। जहाँ जिन्सों ऑब्वियसली बात जानता था कि उसके जैसे ओल्ड लोग अब किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है मैस्ट्री जहाज के आने वाले फ्यूचर में या उनकी प्लान्स में जो कि टावर को लेकर है। लेकिन मैस्टनी इस बात को सुन के क्रीपी स्माइल से कहती है कि मैं काफी श्योर हूँ कि हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तुम्हारा यूज करने के लिए। जिसके साथ ही हमें शिप के बाहर की चीज को दिखाया जाता है जो काफी डरावना लगा था, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं। जब मैस्टनी जिन्सों को कहती है कि महायुद्ध तो अभी सिर्फ चालू हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा यूज बिल्कुल करने वाले हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं चा के साथ जो फाइटिंग चल रही थी इन कैप्टन्स की, जो कि स्क्वाड्रन 5 को बिलोंग करते थे। और ऑब्वियसली चा इनके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था, इसीलिए अभी अपनी टैक्टिक चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि अगर वो एक जा रहे तो सभी को एक साथ हिट लगेगा और सभी का काम खत्म हो जाएगा। जहाँ हां सुंग यू यहाँ पे क्राका से पूछता है कि आखिर यही वो वॉर हीरो है क्या। जहाँ पे क्राका का मानना था कि अगर हम पे अटैक नहीं करा तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये पहले से जानता है कि हम लोग कौन हैं। जहाँ पे चा के जागने और साथ ही साइड रैंकर्स को एक ही पल के अंदर हराने की बात और भी दूसरी जगह पे फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बैटल फील्ड के अंदर चीजें काफी क्रेजी हो रही थी, क्योंकि सारे कैप्टन जो कि ऐसे तो हाई रैंकर थे और काफी पावरफुल थे, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पा रहे थे चा की पावर्स के सामने। वही दूसरी तरफ जो 3rd डिवीजन का कमांडर था वो हासियों पे लगातार अटैक कर रहा था, जहाँ पे इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गया है। वहीं क्राका भी एक दूसरे कैप्टन से फाइट कर रहा था, जहाँ उसके अटैक ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस कैप्टन का कहना था कि अगर थोड़ी सी भी जाओ बच गए तुम्हारे अटैक में तो मुझे कुछ नहीं होगा। जहाँ क्राका को ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं इसके साथ ही नेक्स्ट आर्क की भी शुरुआत हो जाती है। वही बैटल फील्ड में आगे हम देखते हैं लॉर्ड याशरा को सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए, जहाँ पे वॉर हीरो के बारे में सोचा था कि कैसे उसे नहीं लगा था कि यहाँ पे एक ऑल आउट बैटल होगी, यानी कि आमने सामने काफी सारे फोर्सेस से फाइट करेंगे, क्योंकि उनका प्राइमरी मिशन ये था कि किसी एक वॉर हीरो कैप्चर करे और यहाँ से निकल जाए। और जबकि वॉर हीरो यहाँ पे जाग चुका है तो याशरा को पहले ये लग रहा था कि वो वॉर हीरो सीधे याशरा के ऊपर अटैक करेगा हेड ऑन, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि डिस्टेंस से वो सारे सिचुएशन के ऊपर आग बनाए हुए है और धीरे धीरे सब पे अटैक कर रहा है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये बंदा जानता है कि हम उसी के पीछे हैं, और ये चीज उसे कैप्चर करने में और भी ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा देती है। लेकिन इसी बीच एक दूसरे ऑफिसर को यहाँ पे याशरा की काफी क्लोज आते हुए देखते हैं, जो कि उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि हेडक्वार्टर से उन्हें अभी अभी ये ऑर्डर्स मिले हैं कि उन्हें इस मिशन को अभी अमेंडन करके यहाँ से वापस लौट जाना है। जहाँ पे ऑब्वियसली याशरा को याद पसंद नहीं आती और वो पूछता है कि बोला हम यहाँ से रिट्रीट क्यों करें, अभी तक तो मिशन भी पूरा नहीं हुआ। जहाँ पे इस ऑफिसर का कहना था कि इसका रीजन उसे नहीं बताया गया हेडक्वार्टर्स के थ्रू, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसे बताई गई है उसके अकॉर्डिंग हेडक्वार्टर्स यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन थी उन सभी को लगातार रियल टाइम में एक्सेस कर रहा था, और वॉल के दूसरे पार्ट में जो चीजें हुई हैं उसके बाद इस मिशन को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी के लिए इनके ऑर्डर बस यही है कि उन्हें यहाँ से रिट्रीट करके एक पर्टिकुलर रैली पॉइंट पे मिलना है। जहाँ दूसरी तरफ याशरा को वॉर हीरो से ज्यादा कुछ मतलब नहीं था अगर इस मिशन को रिट्रीट भी करना है तो भी, लेकिन वो यहाँ की तरफ देखकर सोचता है कि मैं चाहता कि मैं इससे अभी डील कर लूं, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर सकता तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए यहाँ की तरफ सोचता है क्यों ना मैं इसे इतनी गंदी तरह डरा दूं कि वो इनफ हो कि कभी भी मेरे ऊपर दोबारा अटैक करने की ना सोचे। जहाँ ऐसा सोचने के साथ ही याशरा यामो कहता है कि काफी सैड न्यूज है, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ जाना होगा, जो मैं चाह तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने काफी ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट कर दिया है और इसलिए टाइम आ गया है सब चीजों को एंड करने का। जहाँ ऐसे कहने से याशरा का मतलब था कि वो कैनोंग को अपनी हाथों से मरवाने वाला था। यहाँ पे यामा इसको देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और याशरा को कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसा मत करो। जहाँ पे हम युवांग खॉल को देखते हैं जो यामा को किसी तरीके से रोक लेती है कि वो इमोशन में आके कोई
भी चीज ना कर दे। जहाँ यास्ट्रा जाते जाते आडियोस बोल के चला जाता है। उसका पार्टिंग गिफ्ट था कैनोन की मौत, जिसका ब्लड की स्प्लैशेस हम यामा के फेस पे भी देखते हैं। वही दूसरी तरफ केज के अंदर हम बहुत सारे कैन पीपल को भी देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे और किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वही यास्ट्रा जाते जाते साथ में कुछ कैन पीपल को भी ले जाता अपने साथ ही, कहते हुए कि अगर तुमने हमारा पीछा करने की कोशिश की या कुछ और करने की तो मैं जाते जाते इन सभी को भी एक एक करके मारते हुए जाऊंगा। जहाँ पे यामा को हम रोते हुए देखते हैं और उसे काफी गुस्सा आ रहा था इस समय पे लॉर्ड यास्ट्रा के ऊपर। और उसके साथ ही यास्ट्रा अपनी पूरी आर्मी को ये ऑर्डर दे देता है कि उन्हें यहाँ से वापस लौटना है, यानी कि रिट्रीट करना है, जैसा कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है। जहाँ पे कैप्टन को समझ में नहीं आता कि एकदम से वो रिट्रीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे व्राप गेट को हम जल्दी से क्रिएट होते देखते हैं उनको यहाँ से जाते हुए भी। जहाँ पे क्राक और कुछ लोग सोचते हैं इनका पीछा करने का, लेकिन यहाँ पे इवांका ने मना कर देती है ऐसा करने से, क्योंकि इनके पास और भी ट्रूप्स थे इनसे फाइट करने के लिए। जब यामा काफी गुस्से में था और यास्ट्रा के ऊपर दोबारा अटैक करने की सोच रहा था, लेकिन यास्ट्रा जाते हुए काफी स्कैरी फेस के साथ यहाँ पे यामा को एक एडवाइस देता है और उसे कहता है कि एज एग्जाम्पल याद रखना आज क्या हुआ है और कभी दोबारा अपनी शक्ल मुझे दिखाने की हिम्मत मत करना और एक गुड बॉय की तरह बने रहो और अपने केज के अंदर पड़े रहो। लेकिन यामा को इस एडवाइस से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी पूरी पावर के साथ यास्ट्रा के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, कहते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ एक तरफ तो लॉर्ड यास्ट्रा यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ, वहीं पे यामा को हम देखते काफी ज्यादा पेन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ केज के हाल तो और बुरे थे, जहाँ चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी थी और इस बेल्टफील्ड के अंदर यामा जो कि काफी ज्यादा दुख और सैडनेस से भरा हुआ था। वहीं पे अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कून को और बैम को देखते हैं वॉरशिप पे, जहाँ पे कून बैम को बताता है कि उसे अभी केज से न्यूज मिली है। जहाँ पे बैम तो काफी एक्साइटेड था जानने के लिए कि क्या चल रहा है। वहीं पे कून काफी ज्यादा सैड था और उसे बताता है कि वहाँ से एक बैड न्यूज मिली है और यहाँ पे न्यूज ये थी कि कैसे जब कैन पीपल टेलीपोर्ट हुए थे तो वहाँ पर पहले से एक स्क्वाड्रन कमांडर था और उसकी वजह से काफी सारे कैन पीपल मारे गए। और इतने नहीं, जो बाकी कैनिन लीडर्स यानी कि जॉर्डन और बाकी लीडर्स थे उन सभी को कैप्चर करके अपने साथ ले गया है। और अगर कून की माने तो देखने से ऐसा लगता है ज़ात की फोर्सेस को पहले से पता था कि कैनिन पीपल वहां पर आने वाले हैं शुरू से ही, या अगर एग्जैक्टली कहे तो उन्हें किन इलम की उस डेस्टिनी के बारे में पता था जिसे कि उसने देखा था और सारी चीजें प्लान की थी। और केज की अगर उस इन्फॉर्मेशन की माने तो केज के लोगों को इतना नुकसान हुआ है कि उन्हें रिकवर करने में काफी लंबे समय लगने वाला है और यामा भी काफी ज्यादा शॉक में है। और अभी के लिए कून मैम को एडवाइस करता है कि उन्हें उसी फ्लोर पे वापस लौट जाना चाहिए जहाँ पे वो पहले थे। जहाँ ऑब्वियसली बैम इस न्यूज को सुनकर काफी खुश नहीं होता और उनसे ज़ात को लेकर और भी ज्यादा एंग्री होते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नेस्ट को जो कि 50th फ्लोर पे थी, जहाँ प्रिंसेस मैशनी ज़हात की वॉरशिप को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे जो स्क्वाड्रन 4 है वो भी बहुत ही जल्दी नेस्ट में आने वाली है और जो फॉर्मर स्क्वाड्रन कमांडर है यानी कि कालावान और साथ ही स्क्वाड्रन 5 वो भी यहाँ पर आ रहे अपने मिशन को कंप्लीट करके। वहीं इसके बाद जहाँ अभी तक हमने नेस्ट को सिर्फ बाहर से देखा था और कुछ क्रेजी मॉन्स्टर्स को, अब हम अंदर के एक लुक को देखते हैं जहाँ मैशनी कैसे बता रही थी कि यहाँ पर एक जायंट फ्लोटिंग स्टोन है जो कि मिडिल में है पूरी हवा में नेस्ट के बीचों बीच। इसको कॉमनली जाना जाता है फ्रोजन वाटरफॉल के नाम से और ये स्टोन इतना पावरफुल है कि इस पूरी जगह को ही हवा में रखता है, यानी पूरे नेस्ट को, जो कि स्काई में उड़ता रहता है स्टोन की वजह से। और यहाँ तक कि कोई हाई रैंकर भी बिना स्पेशल गियर के यानी कि स्पेशल सूट के इसके आसपास नहीं आ सकता। और अगर मैशनी की माने तो लोपोविया फैमिली का जो हेड है यानी कि 10 फैमिली लीडर में से एक, वो इस जगह को एक किले की तरह यूज करता है जो कि कॉन्स्टेंटली हवा में उड़ते रहता है। और चीज को क्रिएट करने के लिए खुद लोपोविया फैमिली के हेड के कहने पर वर्कशॉप ने काफी लंबे समय से रिसर्च की थी, जिसकी वजह से इस डिवाइस के अंदर वो कुछ भी कैरी कर सकते हैं और ये फ्लोटिंग स्टोन कहीं भी उड़ के जा सकता है। और ये जो पूरा मूविंग मैकेनिज्म है जिसको वर्कशॉप ने क्रिएट किया था उसको जाना जाता है द लाइट विच मेक्स वाटरफॉल फ्लो, जिसको चालू करने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हीट हो पाता है। और साथ ही बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई जाती है इस शिप के बारे में कि कैसे कितना खतरनाक है और कितना ज़्यादा स्पेशल भी। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये आती है कि आखिर लोपोविया फैमिली के हेड ने ऐसी चीज़, ऐसा किला जो कितना खतरनाक है वो बनवाया है क्यों। और यहाँ पे मैशनी रिवील करती है कि ये जगह वो है जहाँ लोपोविया फैमिली का हेड
उन खास अंडों को या एग्स को छुपाता है जो कि उसके फेवरेट एनिमल्स को बिलोंग करते हैं। अगर आपको पता ना हो तो लोबोविया फैमिली काइंड ऑफ एनिमल स्पीशीज से रिलेटेड है। यहाँ पर लोबोविया फैमिली एनिमल रिलेटेड पावर्स के लेकर काफी ज्यादा टावर में फेमस है, जहाँ पर इसके हेड को हम देखते काफी सारे एंशिएंट मॉन्स्टर को भी कैरी करते हुए, जो कि अलग ही लेवल के पावरफुल बीस्ट है। और उन्हीं की एग्स को यहाँ पे संभाल के लोबोविया फैमिली का हेड रखता है। और यहाँ पे रखने का एक और खास रीजन है जिसे मेशन आगे रिवील करती है। ये जो फ्लोटिंग स्टोन शिप है इसके अंदर टाइम मूव नहीं करता और इसकी वजह से जो एग है वो कभी हैच नहीं होता। और साथ ही जो पीपल है वो भी एज नहीं करते बिल्कुल, यहाँ पर चाहे वो कितने लंबे समय तक रहें। ऑब्वियसली जब ये चीज बनी थी उसका पर्पस तो बहुत समय पहले ही हो गया था, यानी कि जितने भी एग्स से यहाँ रखे थे वो सभी हैच हो गए, उसमें से 20 निकल गए और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए लोबोविया फैमिली इसको अब दूसरी चीज के लिए यूज करता है। और यहाँ पे एक और खास चीज हमें पता लगती है, जब मैशनी ज़हात के जो फादर थे यानी कि कून फैमिली का हेड, जिसका डाटा वर्जन में हमने देखा था एल्ट्रेन में, उसने लोबोविया फैमिली के हेड को यहाँ रिक्वेस्ट की थी कि वो इस जगह को एज ए स्टोर हाउस यूज कर सके। और यहाँ पे वो काफी अपनी स्पेशल चीजें यहाँ पर छुपा के रखता था एज ए स्टोर हाउस। और ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता कि यहाँ के स्टोर हाउस में ऐसी कौन कौन सी खास चीजें रखी है जिसके बारे में तो कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता। और मैशनी भी ऐसी एक चीज या आइटम के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जहाँ में एक बॉक्स को दिखाया जाता है और यहीं पे जिनसू हा को भी कैद करके रखा जाएगा। जहाँ देखने में तो ऐसा लगता है नॉर्मली कि वो भी बाकी हीरोज की तरह यहाँ पे सील किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। वो फग ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है और साथ ही वो हा फैमिली का एक काफी प्रेस्टिजियस मेंबर भी था और हाई रैंकर था। और वो 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स को काफी क्लोज से जानता है। और कहीं ना कहीं सभी लोग को पता है दोनों साइड ही कि कितना इंपॉर्टेंट चेस पीस है इस पूरी टावर की पॉलिटिक्स के अंदर। और इसीलिए वो एज अ बार्गेनिंग चिप भी काम आ सकता है फ्यूचर में फक के साथ। या फिर दूसरी तरफ हा फैमिली और यूरी से डील करते हुए भी वो यहाँ पे जिनसू का यूज कर सकते हैं। इन सब बातों के बीच में हमें यही पता लगता है कि कैसे हेल्ट्रेन के बाद से प्रिंसेस यूरी को लेकर भी काफी ज्यादा पंगे चल रहे हैं टावर के अंदर, और इसीलिए जिनसू को और भी ज्यादा यूज करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए कून फैमिली के हेड ने यहाँ पे जिनसू को रखवाया है इस स्टोर हाउस के अंदर, जिसको नेस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे भी क्रेज चीज ये है कि मैशनी कहीं ना कहीं जानती है कि ये सारी चीजें तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल की चीजें लोगों को दिखाने के लिए। रियलिटी में फैमिली लीडर जानते हैं कि बैम अपने मास्टर को ढूंढने के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास है टावर के अंदर। और जब ऐसा होगा तो बैम यहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए जरूर आएगा, और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इन लोगों के लिए बैम को उसके टीममेट्स को यहाँ पे कैप्चर करने की, या फिर उनको सही में खत्म करने की हमेशा के लिए। जब मैशनी सारे पॉलिटिक्स को और इस सारे जो षड्यंत्र चल रहे थे टावर के अंदर उनको जानती है, और इसीलिए स्माइल के साथ सोच रही है कि भला बैम क्या करेगा, क्या वो सच में यहाँ पर आएगा, क्या पॉसिबल भी है इरेगुलर के लिए यहाँ पर आना। या कहीं ना कहीं मैशनी को ये तो पता है कि बैम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आने के बाद भी, लेकिन फिर भी जो पावर उसके पास है अभी के लिए उससे भी वो काफी ज्यादा टावर को हिला के रख चुका है। मैशनी चाहती है कि जो बैम है वो काफी ज्यादा गुस्से में और रेस से भरा रहे, क्योंकि जब आपको ले जाता है तो आप बैटल की तरफ बढ़ते हो, और उस केस में जो आपकी वेव है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है पहले से, जो कि कभी किसी ने सोचा ना हो। और जितनी स्ट्रॉन्गर वेव होगी उसको डिस्ट्रॉय करने में उतना ही मजा आने वाला है। जहाँ ऐसा होता हुआ अभी हम देखते हैं दूसरी तरफ बैम को और यामा के साथ, जो काफी गुस्से में थे उन चीजों को लेकर जिसको उन्होंने खो दिया। और मैशनी ज़ात के टावर के इस करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को समझाने के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ पे फाइनली आप लोग का वेट भी ओवर हो गया, यानी कि नेक्स्ट आर्क कब शुरू हो चुका है ऑफिशियली, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्क है टावर ऑफ गॉड मानवा में, जो कि हेल्ट्रेन के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है फैंस के बीच में। वहीं पे साथ ही जैसे नेक्स्ट आर्क खत्म होगा उसके एंड में आपको एक काफी सरप्राइजिंग चीज मिलने वाली स्टोरी के अंदर, जिसको अभी के लिए तो हम स्पॉइल नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी अब चीजें काफी क्रेजी होने वाली है, जहाँ पे वॉर हीरो जो कि एंशिएंट वॉर हीरो थे और काफी पावरफुल थे, जिन्होंने फैमिली लीडर से भी फाइट कर रखी है, वो भी अब इस वॉर के अंदर पार्ट ले रहे हैं। बैम जो कि काफी मिस्टीरियस पावरफुल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अब ऐसे लोग हैं जिनको उसके फ्यूचर के बारे में काफी पहले से पता था, और उनके सामने मैशनी ज़ात, कालावान और लॉर्ड याशा जैसे स्क्वाड्रन कमांडर्स, जिनका लेवल अलग ही लेवल पर है। और इन सब के बीच में बेचारा जिनसू जो कि सिर्फ एक मोहरा बन के रह गया है ताकि बैम उसके दोस्तों को फंसाया जा सके इस बड़े से जाल के अंदर। तो चीजें आखिर कैसे अनफोल्ड होंगी ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, जिसके लिए करना पड़ेगा आपको बेल आइकन को ऑन। साथ वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को पॉपुलर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।